अस्सलाम वालेकुम। तेजी मंदी लाइव के साथ मैं हूं मरियम इस्माइल। पिछला हफ्ता कंपैरेटिवली कराची स्टॉक एक्सचेंज हो या तमाम मुल्क की तीनों स्टॉक मार्केट्स उनके लिए काफ़ी बेहतर था। इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी के कुछ आसार नमूदार हुए, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जानब से $500 मिलियन पाकिस्तान को रिसीव हुए, IMF की जानब से दूसरी किस्त मौसूल हुई। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल सेविंग स्कीम्स पर रेट भी कट हुए और फाइनली वीकेंड पे स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी की गई। ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि मईशत पे एक नज़र, एक चेक रखा जा रहा है, यानी इकोनॉमिस्ट भी अपना काम कर रहे हैं, मईशत अपने सही डायरेक्शन मूव करती हुई नजर आती है या नहीं, ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन अलोन कराची स्टॉक एक्सचेंज ने 9.3% का इजाफा लास्ट वीक दिखाया। इसके साथ साथ CFS इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा देखा गया वाज़े तौर पे, जबकि अगर हम इंजमात के पूरे बाद के सिनेरियो की बात करें तो 54% का इजाफा हमारी मार्केट्स दिखा चुकी हैं। अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स से वीकली ट्रेंड की बात करें तो 630 पॉइंट्स का इजाफा इसमें देखा गया, जबकि लास्ट वीक इसकी क्लोजिंग रही थी 6,803 की सतह पे और इस फ्राइडे को उसने क्लोज किया है 7,433 के लेवल्स पे। इसी तरह से नजर डालेंगे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज 25 इंडेक्स पे, जहाँ पे 220 पॉइंट्स का इजाफा वीक ऑन वीक बेसिस पे दिखाई दिया, जबकि लास्ट वीक ये था 2068 के लेवल्स पे और इस हफ्ते इजाफे के बाद फ्राइडे के दिन हमने क्लोजिंग देखी है 2288 के लेवल्स पे। गोइंग फॉरवर्ड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज 10 इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी वाज़ इजाफा देखा गया, तकरीबन 189 पॉइंट्स का इजाफा। लास्ट वीक 1578 के लेवल्स पे क्लोजिंग और इस फ्राइडे की क्लोजिंग रही तकरीबन 1767 के लेवल्स पे। तो मार्केट की तो यही परफॉर्मेंस रही। कुछ चीज़ें मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुई लास्ट वीक कि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी हमने डेट्रॉइटिंग सिचुएशन लास्ट वीक भी देखी, मुल्क में कुछ ऐसे हादसा हुए, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे मार्केट्स अपनी मूव करती हुई नजर आती रहीं। अब डिपेंड करता है कि क्या ये रैली हम देख सकेंगे कि इस वीक भी कंटिन्यू रहती है या नहीं, मईशत क्या शेप लेती है, बिकॉज अप्रैल क्रूशल अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी भी इस अप्रैल के 30 को अनाउंस होगी। देखना ये है कि फाइनली क्या आउटकम होता है। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्वार्टरली रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि लेंडिंग, बैंकिंग सेक्टर की टोटल लेंडिंग में कमी देखी गई है। फर्स्ट क्वार्टर करंट ईयर 09 में 2.5% की इसमें कमी वाकई हुई है। हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बैंक्स गुरेज कर रहे हैं कि वो लेंडिंग करें, उसके साथ साथ वो ऑप्ट करें दूसरे और टूल्स की तरफ। सेकंड हेडलाइन हम अगर बात करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, जहां पर उन्होंने कंसर्न्स शो किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंडीशंस आयद की गई हैं रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स के हवाले से, तो वहां पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसको इन डिटेल जरूर आज के शो में लेकर चलेंगे, वी हैव टू वेट फॉर दैट। थर्ड हेडलाइन पे हम नजर डालेंगे जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। नेट आउटफ्लो देखा गया है पिछले हफ्ते $7.52 मिलियन का। अगर हम आउटफ्लो की सिचुएशन पे इन डिटेल बात करेंगे तो जुलाई टू अप्रैल 3 इसके टोटल आउटफ्लोज देखे गए थे $417 मिलियन पे, जबकि अगर हम फ्लोर हटने के बाद दिसंबर के बाद की बात करेंगे तो $256.7 मिलियन के आउटफ्लो हमारी मार्केट दिखा चुकी है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो इसमें इनफ्लो भी देखा गया था तकरीबन 14 मिलियन शेयर्स का, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने आउटफ्लो देखा जिसमें 21.8 मिलियन शेयर्स का डॉलर्स का हमने आउटफ्लो देखा। तो मार्केट की तो ये सूरत हाल थी। अभी भी मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार है, तकरीबन 24 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट दिखाती हुई नजर आती है। देखना ये है कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है या नहीं, ये तो हम जानते ही रहेंगे हमारे नुमाइंदे से भी। इस वक्त चलते हैं गेस्ट की तरफ, जहाँ पे आज हम एक्सक्लूसिवली दावत दी है इन तमाम इशूज को डिस्कस करने के लिए मिस्टर साइम अली को, जो कि इकोनॉमिस्ट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे। अस्सलाम वालेकुम साइम। साइम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मईशत की ओवरऑल एक पिक्चर। हमने लास्ट वीक देखा काफ़ी सिचुएशन क्लियर हुई, वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी, IMF की जानिब से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी। आपको क्या लगता है मईशत सही डायरेक्शन में जा रही है? जो फर्स्ट फेज़ था हमारे स्टेबलाइजेशन प्लान का वो कंप्लीट हो गया जब IMF के स्टाफ ने सक्सेसफुली रिव्यू किया, जो उनका फर्स्ट रिव्यू था अंडर द IMF लोन। अब जो है हम सेकंड फेज़ पे शुरू हो चुके हैं, जो स्टेबलाइजेशन प्लान है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मॉनेटरी ईजिंग भी होगी। इसके साथ साथ वी विल सी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, इस पर भी कुछ इंक्रीज़ हम देखेंगे। और इसके साथ साथ आई थिंक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो फोकस रहे हैं फर्स्ट फेज़ ऑफ स्टेबलाइजेशन प्लान के, उसमें काफ़ी वाज़े हमने फ़र्क देखा है, काफ़ी डाउनवर्ड मूवमेंट आई है। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो अब 15% पे कंपेयर टू 35% जो पीक लेवल्स हैं इनके। तो एक तरह से जो इम्बैलेंसेस थे आपकी इकोनॉमी के अंदर, फिस्कल डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट,
काफ़ी शार्प करेक्शन उस पर हमने देखी है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन आगे जाते हुए काफ़ी गिरेगी. सो फोकस अब शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ग्रोथ. इन्फ्लेशन वाज द फोकस फर्स्ट फेज के अंदर, और इस फेज के अंदर अब फोकस होगा ऑन ग्रोथ. राइट यहाँ पे सेंचुरी से ब्रेक का वक्त हुआ है. मार्केट में مثبت रुझान बरकरार है. 42 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा देखा जा रहा है. वापस आकर डिस्कस करेंगे यूएस की जानिब से स्टेटमेंट जो आए रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जोन्स के हवाले से, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट को भी डिटेल एनालाइज करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक टू तेजी मंदी लाइव. ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने इकोनॉमिस्ट साइम अली से बातचीत का आगाज़ किया था कि मईशत का आउटलुक किस तरह का नजर आता है. इस वक्त फिलहाल जानते हैं कि मार्केट की क्या परफॉर्मेंस जा रही है. आज के दिन पूरे दिन की प्रेडिक्शन लेते हैं आफ्ताब से. आफ्ताबाद में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब. वालेकुम अस्सलाम मरियम. आफ्ताब, मार्केट में आज भी مثبت रुझान देखा जा रहा है, क्या ये कंटिन्यूड रहने की तवक्को की जा सकती है? नहीं मरियम, आपने देखा कि जैसे पिछले वीक मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी की एक रैली देखी गई थी और तकरीबन 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया. तो आज मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव ही हुआ है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों में कुछ अमन अमान के हवाले से 2 बड़े वाकयात हुए हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का उनसा भी देखा जा रहा है. और आज आगाज के बाद 57 पॉइंट ऊपर जाने के बाद इस वक्त मार्केट जो है मनफी जोन में आ गई है और तकरीबन 14 पॉइंट्स कमी है. लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट में कोई इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है. कहा ही जा रहा है कि मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए थोड़ी बहुत करेक्शन जरूरी है. ओके, बहुत शुक्रिया आफ्ताबाद में ज्वाइन करने के लिए. मार्केट के हमने फ्रेश अपडेट्स ली. मार्केट मनफी जोन में स्लिप हो चुकी है. लॉ एंड ऑर्डर की डेट्रॉइटिंग सिचुएशन पाकिस्तान में देखी जा रही है. डेफिनेटली तमाम सरमायाकार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं इसके थ्रू. चलते हैं साइम की तरफ दोबारा. साइम, अगर हम स्टेट बैंक की रिपोर्ट के बारे में बात करें, उस पर कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी लास्ट क्वार्टर में जाके. किन बेसिस पे ये बात की गई है? क्योंकि अभी तक जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस हमने देखा गया, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी पाकिस्तान में, उसका कोई इम्पैक्ट अफराद ज़र की शरह पे पड़ा नहीं है वाज़ेह तौर पे. जी, आप सही कह रही हैं कि इतनी शार्पली नहीं गिरी जितनी बाकी इकोनॉमीज़ में हम देख रहे हैं. और 4 वजूहात थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पिछले साल चढ़ी है. एक तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस चढ़ गई थी. सेकंड, हमारी जो PKR है उसकी डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट आया. फिर मॉनेटरी ओवरहैंग की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेसिवली बोरो कर रही थी सेंट्रल बैंक से. तो ये अब करेक्शन आ चुकी है इन तीनों चीज़ों के ऊपर. इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर चुकी हैं, PKR स्टेबलाइज हो गया जब से IMF प्रोग्राम में हम गए हैं. और तीसरी चीज़ कि गवर्नमेंट ने नेट जीरो बोरिंग जो कमिट की है अक्टूबर से, उस पर ये अभी तक स्टिकिंग टू दैट प्लान. तो उसकी वजह से M2 ग्रोथ अगर आप देखें इज इन सिंगल डिजिट्स. प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक इज इन सिंगल डिजिट्स, विच इंडिकेट्स के जो डिमांड साइड प्रेशर्स हैं वो काफ़ी ईज हो चुके हैं. तो इशू तो यही था ना कि डिमांड सप्लाई के अंदर मिसमैच था. तो वो अब जब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, इसकी वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन विल डिक्लाइन वेरी शार्पली. सिंगल डिजिट्स. अगर हम बात करेंगे रेमिटेंसेस की या FDIs की, तो ये तो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं एक्सट्रीमली आपके मुल्क के हालात पे, इकोनॉमिक सिचुएशन पे और प्रेडिक्शंस पे. इस मुल्क के हालात आप भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली मौजूद है. आपको क्या लगता है इसके लिए क्या हल होना चाहिए कि रेमिटेंसेस में भी हम इजाफा देखा जाए या इन्वेस्टमेंट भी फॉरेनर्स की जानिब से इसका फ्लो हो? रेमिटेंसेस के ऊपर अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इसमें बहुत शार्प ड्रॉप आएगा. पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं रजिस्टर हुआ और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, सो देयर इज अ मार्जिन जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगा सकते हैं. और सेकेंडली एक वेलफेयर इम्पैक्ट भी आ रहा है कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो लोग बाहर हैं वो अपनी फैमिलीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपनी नीड्स मीट कर सकें. सो इन दो वजूहात की वजह से अभी तक रेमिटेंसेस में ड्रॉप नहीं आया, बट गोइंग फॉरवर्ड आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि बाहर के ममालिक में भी जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स लूज़ हो रही हैं, उनकी सेविंग्स गायब हो गई हैं, स्पेशली हाउस प्राइसेस के गिरने से. सो काफ़ी हिट उन्होंने भी लिया है जो कि अब रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा आगे जाके. अच्छा, अगर हम US की स्टेटमेंट्स की बात करें, उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 तक ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स को पाक अफगान बॉर्डर पे, जबकि हमारी इंडस्ट्री सेट नहीं हुई हुई. जिस तरह का हम क्राइसिस अपनी सनतों में देख रहे हैं, आपको लगता है कि सनतकार इस पोजीशन में है, टेक्सटाइल के स्पेशली, कि वो अभी जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे प्लांट सेटअप करें, फिर वर्कर्स हायर करें? इस वक्त जो सिचुएशन है मैशत की, आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है?
بہت انلائکلی ہے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ تو یہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہت انلائکلی ہے کہ وہ اپنے پلانٹس موو کریں ٹو دیز ڈیزگنیٹڈ ایریاز. 4 ایریاز ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں. ایک تو یہ کشمیر جو افیکٹڈ تھا ارتھکویک کی وجہ سے, پھر بلوچستان, فاٹا اینڈ NWFP پروونس. اب ان تینوں علاقوں میں آپ کو پتہ ہے سیکورٹی آپریشنز بھی چل رہے ہیں, ملیٹنسی بھی رائز پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر بھی ان علاقوں میں بہت خراب ہے. نہ پاور سپلائی پراپرلی یہاں پہ موجود ہے, نہ روڈ یا ٹرانسپورٹیشن کے پراپر فیسلٹیز اویلیبل ہیں. سو اگر گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے ان علاقوں میں, اینڈ اگر گورنمنٹ انشور کرتی ہے کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اس علاقے میں ہو جاتی ہے, دین یس انسینٹیوز ہیں. کیونکہ آپ یاد رکھیں US is still by far the largest textile market in the world. پاکستان کا شیئر از اونلی 3.5%, اور اس شیئر کو ود گیون دا ڈیوٹی فری امپیکٹ اس شیئر کو آرام سے آپ 5% تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بڑھ سکتا ہے. تو بہت لوکریٹو مارکیٹ ہے, انویسٹمنٹ ول کم ان اگر گورنمنٹ انشور کرے کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے, اور وہ پاور اینڈ ٹرانسپورٹیشن کی انویسٹمنٹس کریں ان علاقوں کے اندر. اچھا, ان علاقوں میں بڑی ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ وہاں سے اسمگلنگ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس پایا جاتا ہے. ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں امپورٹس بھی کافی الیگل امپورٹس بھی ہو جاتی ہیں, ایکسپورٹس بھی ہو جاتی ہیں. اس کو کون انشور کرے گا؟ آپ کی بات صحیح ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ اتنا امپیکٹ آئے گا. یہاں سے تو ویٹ اور مے بی ان سم کیسز پیٹرولیم اور ادر جو کنزیومر جو گڈز ہیں وہ اسمگل ہوتی ہیں, جو کہ اسینشیل گڈز ہیں. جو تو یہ تو ہے ہی نہیں نا, ابھی شاید یہ ہو تو یہ بھی ہونا شروع ہو جائے. پاسبلٹی ہے, بٹ گیون دا ڈیوٹی فری اسٹیٹس آف دا ROZs, I mean I don't understand کیوں لاجک کیا ہوگی کہ کوئی یہاں سے اسمگل کرے افغانستان, وہاں سے ایکسپورٹ کرے. اٹ وڈ میک سینس کہ آپ اسی علاقے سے ڈائریکٹلی ایکسپورٹ کریں ٹو دی US مارکیٹس. ریکنسٹرکشن اپارچونٹی زونز کا تصور کیا ہے پاکستان میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلی کام کر رہے ہیں؟ بیکاز ہمارے ویورز کو شاید نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کو ROZs کہا کیوں جاتا ہے. دیکھیں US کے لیے تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ملیٹنسی رائز پہ ہے, ان علاقوں کے اندر اپرچونیٹیز ملیں لوگوں کو فار امپلائمنٹ, انڈسٹری لگے, صنعت لگے, جس سے جو ہے خوشحالی آئے اس علاقے کے اندر, اور لوگ جو ہے اپنی گنز چھوڑیں اور دے موو, ان کو کوئی موقع ملے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بہتری کر سکیں. یہ US کی اسٹریٹجی ہے, اینڈ اسی لیے انہوں نے اس علاقے میں کیا ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کہیں بھی آپ ڈیزگنیٹ کر لیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بزنس کو بھی فائدہ ہو, اور بزنس کو اس طرح فائدہ ہو کہ انکلوسیو ہو, کہ یہ علاقے بارڈر ایریاز کے جو کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے, وہاں پہ روزگار کے مواقع ملیں, وہاں پہ نئی انڈسٹریز لگیں, وہاں سے اپرچونیٹیز ملیں کہ ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کر سکیں. اچھا سائم, یہ بتائیے گا, یہ بھی کہا گیا پچھلے ہفتے کہ پاک روپی جو ہے اوور ویلیوڈ ہے, اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو کس طرح سے اوور کم کیا, اگر یہ ویکنس ہے تو یہ ویکنس کیسے اوور کم کی جا سکتی ہے؟ اس وقت ڈسٹورشنز ہیں ہماری ایکسچینج ریٹ رجیم کے اندر, جو کہ گورنمنٹ نے انڈر دی IMF پروگرام اگری کیا ہے کہ ہم ریموو کریں گے. یہ ڈسٹورشنز آ رہی ہیں کیونکہ آئل پیمنٹس جو ہیں آپ کی وچ از 1/3 آف یور ٹوٹل امپورٹس, وہ اس وقت انٹر بینک کے اندر نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک پیسے دیتا ہے ٹو امپورٹ دوز کموڈیٹیز. سیکنڈلی, لاسٹ ایئر اسٹیٹ بینک نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی تھیں آن امپورٹس, ایڈوانس امپورٹس کے اوپر. سو اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹریڈ رجیم ہے یا آپ کی جو ایکسچینج ریٹ رجیم ہے وہ اس کے اندر ڈسٹورشنز ہیں, جس کی وجہ سے ابھی بھی آپ کا PKR از کنسیڈرڈ ٹو بی انڈر ویلیوڈ ان دا سینس کہ اس میں کریکشن ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم نے سنا بھی ہے, شوکت ترین نے بھی کہا ہے کہ کریکشن ہوگی آگے جا کے. So we anticipate کہ once the US dollar weakens, اس سے commodity prices کے اندر فرق پڑے گا, اس کا امپیکٹ ہماری بیلنس آف پیمنٹ پہ آئے گا, ریزرو تھوڑے سے ڈرا ڈاؤن ہوں گے, اور PKR کے اوپر پھر پریشر بڑھنا شروع ہوگا. رائٹ, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آ کے ڈسکس کریں گے مزید کیا کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں گورنمنٹ نے اس SBP